चले आगे। चलो, अब आ रही है आवाज? चले। चलो, देखो तुमको पहले ही मैं समझा रहा हूँ, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमको एग्रोनॉमी पढ़ाता हूँ, इंस्टाग्राम नहीं पढ़ाता हूँ, है ना। और ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं है। तुम दिन भर यही काम करते रहते हो। मैं परेशान हूँ, कहीं तो जी लेना तो मुझे। चल, नहीं करना है। क्या पढ़ रहे थे बेटा तुम? सिंचाई पढ़ रहे थे, और उसमें हमने क्या पढ़ा? फसलों की जलमांग, है ना। सब फसलों की पढ़ ली है। अरे 8 फसलों की लिखवाई ना, वही इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा लिखने की, ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। चलो, फिर अपन आगे चलते हैं। अब अपन पढ़ेंगे सिंचाई के समय का निर्धारण। क्या पढ़ेंगे? मैंने जलमांग को प्रभावित करने वाले कारक डिस्कस नहीं किए ना अभी, तो मैं बता देता हूं पहले। जलमांग को प्रभावित करने वाले कारक किसको कहेंगे बेटा? ऐसी चीजें जो जलमांग को या तो बढ़ा देती है या तो घटा देती है, उनको क्या कहेंगे अपन? प्रभावित करने वाले कारक। क्या कहेंगे? जल मांग को प्रभावित करने वाले आगर। चलो, अब जल मांग को केवल 3 चीजें प्रभावित कर सकती है: एक फसल, एक मृदा, और एक वातावरण। कौन कौन कर सकता है बेटा? 3 चीजें। पहली चीज क्या है? जल मांग को प्रभावित करने वाली पहला पदार्थ है हमारा फसल। अब मुझे एक बात बताओ कि कुछ फसलों की जल मांग ज्यादा होती है और कुछ की कम होती है। जैसे गन्ने की हमेशा ज्यादा होगी, और मोठ की, गवार की हमेशा कम होगी। तो एक तो किसने प्रभावित किया? फसल ने खुद ने। फसल का प्रकार। दूसरा, फसल की अवधि भी जल मांग को प्रभावित कर सकती है क्या? लंबी अवधि की फसलों को ज्यादा पानी चाहिए होता है, और अगर उसी फसल की जल्दी पकने वाली किस्म है तो फिर उसको कम पानी चाहिए। उस फसल की जड़ों की गहराई का कोई प्रभाव पड़ता है क्या? क्या पड़ता है? गहरी जड़ वाली होगी तो कम जल मांग होगी, क्योंकि वो ज्यादा नीचे तक से पानी ले सकती है, और उतली जड़ वाली फसलों में बार बार सिंचाई करना पड़ती है। ऐसा लिखा जाता है कि कम गहरी जड़ वाली फसलों में सिंचाई का अंतराल रखा जाता है। कम के ज्यादा? हिंदी हिंदी पढ़ते हो ना तुम, सुपरवाइजर हो तो। है? फिर से बोलूं? उतली जड़ वाली फसलों में सिंचाई का अंतराल रखा जाता है। हाँ, हो गया सर, बहुत दिन हो गए, आप हमें मोटिवेट कर दो। नहीं, मैंने मोटिवेट करना छोड़, कल मैंने बहुत गहराई में सोचा इस बात को लेके कि मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, है ना। 15 कंप्लीट हो जाएंगे अभी जुलाई आते ही। और वो 15 साल में करीब करीब एक क्लास में 20 घंटे मोटिवेट किया है मैंने लोगों को। मतलब एक साल में एक बैच को 15-20 घंटे मोटिवेट किया। पर कभी कभी क्या होता है कि कोई बैच बहुत लेट आती है और उसमें मैं मोटिवेट नहीं कर पाता हूँ, उसको सिर्फ मैं एग्रोनॉमी पढ़ाता हूँ और जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ। तो मैंने देखा कि वो बच्चे ज्यादा खुश थे जिनको मैंने मोटिवेट नहीं किया। हालांकि उनका सिलेक्शन कम हुआ, उनके नंबर भी कम आए। पर जब लोगों से पूछा जाता है फीडबैक कि अंशुमान सर कैसा पढ़ाते हैं, तो जिन जिन को मोटिवेट किया उन्होंने यूं ही कहा कि यार वो पढ़ाते कम है और झिलाते ज्यादा है। मतलब वो इधर उधर की बातें कर, जिसको अपन मोटिवेशन कहते हैं ना, वो साधारण बच्चों को जिनकी बुद्धि का विकास ठीक से नहीं होगा, उनको ऐसा लगता है कि टाइम पास कर रहे हैं। हालांकि इतना टाइम होता नहीं है टीचर्स के पास। बताया ना, मैं 36 बैच है। तो फिर मैंने कल से ये फैसला लिया कि मोटिवेट वोटिवेट नहीं करना है। खाली जो अपने काम, जिसके पैसे दिए बच्चों ने, उतना दे दो और फिर ही कर दो, तो ज्यादा अच्छा समझेंगे बच्चे। और अपन अपनी तरफ से सोचे कि बेचारों का क्या होगा, इनका क्या भविष्य होगा, तो वो तो भगवान का काम सोचना, टीचर्स का तो नहीं। मैं खूब मोटिवेट करूं, घर जाके बच्चा फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। चलो, चले आगे।
तो मैं शॉर्टकट मोटिवेशन देता रहूंगा, जिस जिसको कैच करना हो कर लेना। चले आगे। तो जिन फसलों में जड़ों की गहराई कम रहती है उनमें बार बार सिंचाई करना पड़ती है। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति का दृढ़ संकल्प उतला है उसको बार बार मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती रहती है, कम अंतराल में। चले आगे। वेरी गुड। अब ये तो हो गया फसल, दूसरा हो गया मृदा। मुझे एक बात बताओ कि मृदा में कणों के आकार का क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या पड़ेगा? जो बड़े कण वाली मृदाएं होती है उनकी जल धारण क्षमता कम होती है, तो उनमें बार बार सिंचाई करना पड़ेगी, ज्यादा सिंचाई करना पड़ेगी। तो रेतीली मृदा में जल मांग कैसी होगी? हाँ, पक्का जल मांग अधिक होती है। और चिकनी मृदा में जल मांग, चिकनी मृदा को भारी मृदा भी कहते हैं, पता है तुमको? जिसमें हल चलाने में कठिनाई आती है वो भारी मृदा, जिसमें हल आसानी से चल जाए उसको क्या कहते हैं? हल्की मृदा। तो इनमें जल मांग उसी फसल की कम होगी, क्योंकि ऐसे पानी को रोक लेती है, नीचे नहीं जाने देती है। दूसरा, मृदा का रंग। वैसे अगर देखा जाए सिर्फ रंग के आधार पर, कणाकार को अपन बीच में नहीं लाए, तो फिर जो काले रंग की या गहरे रंग की मृदाएं हैं वो ज्यादा गर्मी अवशोषित करेगी, ज्यादा वाष्पीकरण करेगी। तो गहरे रंग की मृदाओं में जलमांग अधिक रहेगी और हल्के रंग की मृदाओं में जलमांग कम रहेगी। गहरा रंग जलमांग अधिक, और हल्का रंग जलमांग कम। तुम कर सकते हो ऐसा कॉपी में। वातावरण। तो वातावरण में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? तापमान। अगर ताप अधिक रहेगा तो जल मांग भी अधिक रहेगी, और अगर ताप कम रहेगा तो जल मांग भी कम रहेगी। यहीं से उठा लेते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, वायुमंडल में नमी की मात्रा। नमी समझते हो? आर्द्रता ज्यादा रहेगी तो जलमांग कम रहेगी, और नमी कम रहेगी तो जलमांग ज्यादा रहेगी। ऐसा उल्टा सिस्टम है इधर। समझ गए कि नहीं समझे? सूरज की धूप तेज पड़ी तो, और कम पड़ी तो, धूप में फसल उग रही है तो जलमांग ज्यादा, और छांव में उग रही है तो, ये सारी चीजें मायने रखती है। चलो इसको नोट कर लो एक बार। पढ़ने का मन करता है मोटिवेशन के बाद। ऐसे थोड़ी मोटिवेशन किसी कहने से थोड़ी होता, हो तो अचानक किसी दिन चैनल चेंज हो जाता, तमाजी सटक ली तो आदमी मोटिवेट करने लग जाता है ना। ऐसे कोई चैप्टर थोड़ी है कि कभी भी शुरू कर दो। तो चिंता मत कर, अभी आ जाएगा मेरे अंदर वो भूत फिर से कभी ना कभी। जब कोई बच्चा सोता हुआ दिखता है ना तो मेरा दिमाग खराब होता है, तब मोटिवेट करता हूँ मैं। उसको मोटिवेट नहीं कहते, उसको कहते हैं भड़ास निकालना। पर तुम उससे मोटिवेट होते हो। वो है ना, एक शायर है अम्मार इकबाल, उसकी एक शायरी है कि अक्स कितने ही उतर गए मुझ में। अक्स समझते हो तुम? अक्स का मतलब होता है किरदार, परछाइयां। अक्स कितने ही उतर गए मुझ में और फिर वो न जाने किधर गए मुझ में। मैंने खुदा से चाहा था कि जख्म भर जाए, और जख्म ही जख्म भर गए मुझ में। और मैं जो तुम में थोड़ा सा बाकी हूं, तुम जो थे अब मर गए मुझ में। जहरीला आदमी हो, बहुत खतरनाक। वो कहता है कि
वो 1 घंटे लगातार बोल जाता है, मतलब वो वाहवाही चाहता ही नहीं है, सीधी इस बात। रंगो रस की हवस और बस। तो पल्ले नहीं पड़ती, तुमको उर्दू नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती। रंगो रस की हवस का मतलब काले गोरे का भेद बहुत हो रहा है दुनिया में, और बस कुछ भी नहीं हो रहा है। मसला 10 तरस और बस, मतलब सिर्फ एक ही मसला है ये दुनिया में, है ना, जो सबसे ज्यादा नुकसान है। और ऐसी बुनी है रगे जिस्म की, भगवान ने शरीर को ऐसा बनाया है कि एक नस टस से मस और बस, सीधे आदमी जमा हो जाता है। चले आगे, चलो। लिख लिया? बच गया? तुम शायरी सुनने में रह जाते हो, तुम्हारी समस्या दूसरी है। हाँ, क्या बंद हो गया? अरबाज खान? कहाँ बंद हो गया? अच्छा, अरे वो उर्दू अलग चीज है, ये उर्दू अलग चीज है। शायरी की उर्दू होती है ना, वो सबसे ज्यादा हायर लेवल की होती है, वो ऐसे नॉर्मल पढ़ाई में नहीं आती उनके। लिख लिया? चले आगे, चलो। लिख ले बेटा, लिख ले। अब हम पढ़ेंगे सिंचाई के समय का निर्धारण, कि सिंचाई कब करना चाहिए। बताओ कब करना चाहिए है? अरे बताओ कब करना चाहिए। तुम बताओ मुझे, पानी कब पीना चाहिए? जब प्यास लगे। तो वैसे ही जब पौधों में पानी की कमी हो तब सिंचाई कर देना चाहिए, उसमें क्या है ना। पर ऐसा कहा जाता है कि मृदा में नमी की मात्रा 50% से कम होने पर सिंचाई तुरंत कर देना चाहिए। मतलब मृदा में नमी हमेशा कितनी होना चाहिए? 50 to 75% के समथिंग। ओके, लेट्स गो। अब सिंचाई कब करना चाहिए? अगर पौधे बोल पाते तो बहुत आसान होता, वो जाते ही कहते थे मालिक थोड़ी तो दया करो, मरे जा रहे हैं। सही है कि नहीं? हाँ। तो अपन ने सिंचाई के समय के निर्धारण को 3 भागों में बांट दिया है। एक तो हम करेंगे पौधों के आधार पर, कैसे पता लगाएंगे? वो भले ही नहीं बोले फिर भी पता लगाएंगे। दूसरा पता लगाएंगे मृदा के आधार पर। किसके आधार पर? मृदा के आधार पर। तीसरा पता लगाएंगे जलवायु के आधार पर। कितने आधार हो गए अपने पास? 3 हो गए, पौधों के आधार पर, मृदा के आधार पर और जलवायु के आधार पर। पौधों के आधार में हम देखेंगे पौधों की बाह्य स्थिति। क्या देखेंगे? अगर दोपहर के समय पौधे मुरझाए हुए दिखाई दे तो क्या कर देना चाहिए बेटा? सिंचाई कर देना चाहिए। दूसरा हम नापेंगे पत्तियों का तापमान। क्या नापेंगे बेटा? और पत्तियों का तापमान कैसे नापते हैं? इंफ्रारेड थर्मोमीटर। वो कोरोना में बंदूक देखी कटी हुई, कि नहीं देखी, जिसको सिर पे तान देते थे लोग, वही इंफ्रारेड थर्मोमीटर है। अगर पत्तियों का तापमान वातावरण के तापमान से कम है, इसका मतलब उसमें पर्याप्त पानी है। अगर पत्तियां वातावरण के बराबर गर्म है या उससे भी ज्यादा गर्म है तो तुरंत सिंचाई कर देना चाहिए। तीसरा, अधिक जनसंख्या के आधार पर। बोले सर ये तो कुछ समझ में आया ही नहीं हमको। देखो, जब भी अपन किसी भी खेत में कोई भी फसल लगाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि फसल में कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की एक निश्चित दूरी होती है। ऐसा देखा तुमने कभी? अरे देखा कि नहीं देखा? तो ऐसे ही
ज्यादा पौधे बना दिए, कम बना। तो खेत के किसी एक कोने में हम पौधों को पास पास लगाएंगे। यहाँ हमने पौधों की जनसंख्या को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब मुझे बताओ, अगर पूरे खेत में एक साथ पानी देंगे तो कुछ समय बाद किस जगह के पौधे सबसे पहले मुरझाएंगे? ये जो पास पास है, ज्यादा पानी के लिए कंपटीशन करेंगे तो 2 दिन पहले ही लक्षण प्रकट कर देंगे। पौधों का मुरझाना एक अच्छी स्थिति नहीं है। ये तो वो मतलब है कि अपना बेल खड़ा खड़ा गिर गया, फिर पानी पिलाया उसको। समझ रहे हो कि नहीं? लक्षण प्रकट करने के पहले सिंचाई करो तो समय पे दिया, और जब लक्षण ही प्रकट हो गए तो फिर तो समय के बाद, मतलब आदमी के होठ ही सूख जाए फिर पानी पिला रहे हो तो फिर तो बाद में दिया ना। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि अधिक जनसंख्या के आधार पर, मतलब 2-4 पौधे मुरझा जाए कोई नुकसान नहीं है, पूरा खेत तो बच जाएगा। सूचक पौधे के आधार पर। सूचक पौधे किसको कहते हैं बेटा? ऐसे पौधे जो पानी एवं पोषक तत्व की कमी के लक्षणों को दूसरे पौधों से पहले प्रदर्शित कर देते हैं, उनको क्या कहा जाता है? सूचक। और नमी का सूचक पौधा कौन है? सूरजमुखी और मक्का। कौन कौन है? सूरजमुखी और मक्का को नमी का सूचक पौधा माना गया। एक और विधि है पुराने जमाने की, मृदा का लड्डू बनाकर। कौन सी विधि है बेटा? ऐसे खेत में से मिट्टी उठाना है और उसको ऐसे दबाना है। अगर लड्डू बन जाए तो सिंचाई नहीं करना है, पर अगर लड्डू नहीं बन रहा हो तो तुरंत सिंचाई कर देना चाहिए। और एक है क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर, है ना? व्यवहारिक विधियों में सर्वोत्तम व्यवहारिक विधि माना जाता है। व्यवहारिक किसको कहते हैं बेटा? व्यवहारिक का मतलब जिसमें विज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं हो, उसको क्या कहेंगे अपन? व्यवहारिक। और वैज्ञानिक विधि में सर्वोत्तम वैज्ञानिक विधि कौन सी है? IWCP अनुपात, है ना? ये वैज्ञानिक विधि है। ये सबसे सटीक समय बताती है कि सिंचाई कब करना है। सर्वोत्तम व्यवहारिक कौन सी है? क्रांतिक अवस्था। तो किसानों के लिए कौन सी अच्छी है? क्रांतिक अवस्था। अब मृदा के आधार, ये बीच में रह गया बेचारा मृदा वाला यार, तो इधर खसक जाना छोटू। तुम जाओ गांव बाहर घूम के आओ थोड़ा। अब मृदा के आधार पर जो विधियां है, इसको हमने 2 भागों में बांटा। एक का नाम रखा प्रत्यक्ष विधि। क्या नाम रखा? और दूसरे का नाम रखा अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष का क्या अर्थ है? ये सीधे नमी का प्रतिशत बताएगी। क्या बताएगी? ये प्रतिशत नहीं बताएगी, पर यह बता देगी कि सिंचाई करना है कि नहीं करना है। प्रत्यक्ष विधियों में 3 यंत्र आते हैं। एक आता है टेंशियोमीटर। कौन सा आता है बेटा? टेंशियोमीटर। दूसरा आता है जिप्सम ब्लॉक। कौन सा आता है? जिप्सम ब्लॉक। और तीसरा आता है न्यूट्रॉन मीटर। कौन सा आता है? न्यूट्रॉन मीटर। ये तो गलत लिख दिया मैंने यार, ये नीचे आएगा, है ना? हाँ, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। प्रत्यक्ष विधियों में 2 विधि आती, एक आती भारात्मक विधि और एक आयतनात्मक विधि, है ना? पहले का नाम क्या है? भारात्मक विधि। भारात्मक विधि में हम क्या करते हैं? भार के आधार पर पता लगाते हैं। आयतनात्मक में आयतन के आधार पर। दोनों का सूत्र एक है, इसमें BD एक्स्ट्रा लिखा हुआ। तो गीली मृदा में हम किसका भाग लगाएंगे? माइनस करेंगे सूखी मृदा। बटे में भी क्या लिखेंगे? सूखी मृदा। और गुणा का इस कर देंगे 100 से, तो नमी का प्रतिशत आ जाएगा। किसका प्रतिशत आ जाएगा? है ना? भारात्मक विधि का ये सूत्र है। आयतनात्मक विधि का क्या सूत्र है? इसी के आगे BD लिख देंगे। थोड़ी जगह बना लेता हूं मैं, ताकि उधर जाओ रे, बाद में लिख लेंगे उनको।
तो भारात्मक विधि में डायरेक्ट किसका पता चल जाएगा अपने को? नमी का। आयतनात्मक विधि का यही सूत्र है, गीली मृदा माइनस सूखी मृदा बटे सूखी मृदा, और गुणा का इस कर देंगे 100 से, पर इसमें मृदा के स्थूल घनत्व से फिर से गुणा कर दें, है ना? तो ये एक्स्ट्रा बीडी का गुणा कर देंगे तो किसका सूत्र हो जाएगा? आयतना। अब अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऐसे चार्ट के रूप में लिखोगे खुला खुला, तुम बताओ है? अरे तुमको पता होना चाहिए ना कुल विधियां कितनी है, बाकी तो तुम कैसा भी लिखो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, है ना? चलो पहला लिखो, सिंचाई के समय का निर्धारण। मैं बोल बोल के लिखवा देता हूं। लिखो सिंचाई के समय का निर्धारण। लिखा? हाँ। सिंचाई के समय का निर्धारण मुख्य रूप से 3 आधारों पर किया जाता है, जिसमें पहला आधार क्या है? पौधों के आधार पर। तो इतना लंबा लिखना ही नहीं अपने, सीधे एक नंबर डाल के क्या लिखेंगे? पौधों के आधार पर। लिख लिया? पौधों के आधार पर। अब पहली लाइन में लिखो, दोपहर के समय यदि पौधे दोपहर के समय यदि पौधे मुरझाए हुए दिखाई दे तो तुरंत सिंचाई कर देना चाहिए। दोपहर के समय यदि पौधे मुरझाए हुए दिखाई दे तो तुरंत सिंचाई कर देना चाहिए। दिख गया? वेरी गुड। दूसरा नंबर, पत्तियों का तापमान माप कर। कैसे नापते हैं? हाँ, तो इसमें लिखना है यंत्र इंफ्रारेड थर्मोमीटर। इंफ्रारेड थर्मोमीटर। अब पूरी लाइन लिखोगे क्या? यदि पत्तियों का ताप वातावरण से अधिक या बराबर है तो सिंचाई कर देना चाहिए, और कम है तो नहीं करना चाहिए। फिर लिखो अधिक जनसंख्या के आधार पर। इसमें कुछ लिखना नहीं है ना? अधिक जनसंख्या के आधार पर। इसके पहले क्या लिखा था? पत्तियों का तापमान माप कर, है ना? यदि पत्तियां ठंडी है वातावरण से तो उसमें पानी है, और अगर पत्तियां वातावरण के बराबर गर्म हो गई या इससे भी ज्यादा हो गई तो फिर इसका मतलब उसमें पानी की कमी हो गई। चौथा लिखो सूचक पौधे के आधार पर। आज तो 2 एसी चला रखे तुमने यार, ठंड लग रही मुझे। तुमको लग रही? इतने में अब गर्मी लग रही है? वाह यार। समुद्री मछली है तो। चले आगे। सूचक पौधे में क्या लिखोगे? सूरजमुखी और मक्का। और मृदा का लड्डू बनाने पर यदि वह बिखर जाए। मृदा का
लड्डू बनाने पर यदि वह बिखर जाए। बाहर से पानी मत मिला देना, नहीं तो एक मग्गा पानी डाल के फिर लड्डू बना लो, तुम्हारा भरोसा नहीं, लड्डू फेवरेट है तुम्हारे। मृदा का लड्डू बनाने पर यदि वह बिखर जाए तब तुरंत सिंचाई कर देना चाहिए। चले आगे। और आगे चलो। अब क्या लिखेंगे? क्रांतिक अवस्था के आधार पर। अब मुझे पहले तो बताओ, क्रांतिक अवस्था किसको कहते हैं? देखो, मान लो मुझे प्यास लग रही है और मैं आधे घंटे और पानी नहीं पीऊं तो कोई नुकसान है क्या? नहीं है। पर मैं कह दूं मैंने 12 बजे दाल बाटी खाई थी, अभी तक पानी नहीं पिया है, तो अब क्रांतिक अवस्था है। तो जिस प्रकार से अपने को जब तेज प्यास लगती है वो अवस्था क्या कहलाती है? क्रांतिक। वैसे ही किसी पौधे के जीवन काल की वह अवस्था जब उसे पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसको क्या कहते हैं? क्रांतिक। यदि क्रांतिक अवस्था पर सिंचाई नहीं करते हैं तो उपज में भारी मात्रा में कमी आती। तो इसकी परिभाषा लिखवाओगे? रहने दो, लिखवा दूं? लिख लो। किसी पौधे के जीवन काल, किसी पौधे के जीवन काल की वह अवस्था जब उसे, किसी पौधे के जीवन काल की वह अवस्था जब उसे जल की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। क्रांतिक अवस्था कहलाती है। अब अगर अपन 12th में देखें ना तो 12-12 फसलों की क्रांतिक अवस्था दे रखी है, पर मेरे हिसाब से इतना ज्यादा पढ़ना आवश्यक नहीं है। तो लिख तुम सब लो, फिर मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा। ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ डायरेक्ट, मेरे पास लिखी होगी, कहीं ना कहीं पड़ी होगी। और लिखेंगे 20 मिनट लग जाएंगे हाथ से, फिर मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा ना तब समझ में आ जाएगा। टिंग 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 टिंग। ये मोटिवेट हो जाओ तुम थोड़ा यार। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। हाँ, ये वही तो है। चलो लिख लो, देखो लिख लो, बहुत लिखना है अभी तुमको, फिर मैं समझाऊंगा और अलग से ऊपर से। हैं? मैं धीरे पढ़ाता हूँ तेज पढ़ाता हूँ? कुछ लोग कहते हैं आप तेज पढ़ाते हो, कुछ लोग कहते हैं आप धीरे पढ़ाते हो। ऐसा क्यों? मैंने अभी देखा एक जगह जो इरिगेशन है वो 22 दिन में हुआ, मौसम जलवायु 18 दिन में हुआ है।
तो धीरे तो उसको कहेंगे कि इसको कहेंगे। तुम्हारा पोषक तत्व कितने दिन चला है? डबल ए वालों का 5 दिन। ये तो मैटर इतना ही जाता है, इससे ज्यादा थोड़ी कोई पढ़ा देगा, जितना है उतना ही पढ़ाते हैं। वो स्पीड है देखो। मैं चाहूं तो ये फोटो दिखा दिखा के 1 घंटा टाइम पास कर दूं तुम्हारा। वो बिना फोटो दिखाए भी किया जा सकता है। मैंने जब शुरू शुरू में पढ़ाना शुरू किया 2011 में, तुम तो बहुत छोटे होंगे उस टाइम। कितने बड़े थे? है? 6 साल के थे? तुम इतने छोटे हो गया? मैं भी छोटा ही था। मैं 20 साल का था रे। तो मैं जब गया क्लास में तो 250-300 बच्चे थे इकट्ठे। तो मैं वापस आ गया, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट बैठना। अरे इतने सारे बच्चे एकदम हो चिल्लाते हो। तो मैंने वो डायरेक्टर सर से कहा इंदौर में कि यार ये तो बहुत ज्यादा बच्चे हैं, ये हो हल्ला करेंगे, अपने से नहीं हो पाएगा। चित्र नहीं बनाना बेटा, ये चित्र कैसे बनाएगा तू? तेरे लिए मैं चित्र बनाऊंगा अलग से। तो उन्होंने कहा कि देख कुछ नहीं करना है, जो लिखा है उसको 2-3 बार पढ़ना है, 2-3 बार बुलवाना है, फिर पढ़ना है, फिर बुलवाना है। पहले आगे से पढ़ना है, फिर पीछे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से। और एक पेज में कम से कम 3 लेक्चर लेना है। मतलब एक प्रिंटेड पेज आता है ना बुक का, उसको 3 दिन में पढ़ाना है। तो तू बच्चों की नजर में बेस्ट सर बन जाएगा। पर ज्यादा दिन तक ऐसा करेगा तो फिर फेल हो जाएगा। मतलब पढ़ना पढ़ाना तो तेरे को पड़ेगा ही पड़ेगा। पर शुरू में अगर तेरे से नहीं बन रहा है, तेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, तो तू क्या कर कि आराम से पढ़ा। कैसे? जैसे अपन बात करते हैं कि माय डियर फ्रेंड्स, इधर अपन लिखेंगे फसल, इधर लिख देंगे क्रांतिक अवस्था। इधर क्या लिखेंगे बेटा? इधर क्या लिखेंगे? तो इधर तो लिख दिया फसल, और इधर क्या लिख दिया? क्रांतिक अवस्था। अब पहली फसल कौन सी है अपने लिए? गेहूं भारत की प्रमुख फसल मानी जाती है ना? सबसे ज्यादा तो गेहूं खा रहे हैं लोग। पर भारत के केस में धान खा रहे हैं, दुनिया के केस में गेहूं खा रहे हैं। तो पहली फसल क्या ले लेंगे अपन? अरे बताओ। गेहूं। अब गेहूं में 6 अवस्थाएं हैं। कितनी है बेटा? गेहूं में कितनी अवस्था हो गई? 6। पहली अवस्था है सीआरआई अवस्था, जब उसमें शीर्ष जड़ें, शिखर जड़ें निकलती है। तो गेहूं की पहली अवस्था क्या हो गई? शिखर जड़ें। कोई आपसे पूछे कि सीआरआई अवस्था किस फसल में आती है, तो उत्तर क्या लगा देंगे? गेहूं। शिखर जड़ें किस में निकलती है? गेहूं में। और गेहूं की पहली अवस्था कौन सी है? सीआरआई अवस्था। तो गेहूं की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था किसको माना जाता है? सीआरआई। और ये आती है 21 दिन बाद। कितने दिन बाद? तो गेहूं में 21 दिन बाद कौन सी जड़ें निकलती है? सिर जड़ें या सीआरआई। तो पहली अवस्था तो हो गई सीआरआई। दूसरी अवस्था कौन सी है अपनी? कल्ले फूटना। कल्ले फूटना मतलब अलग अलग तने निकलना। तो पहली सीआरआई और दूसरी क्या है? कल्ले फूट। अब सभी अनाज वाली फसलों में कल्ले फूटते हैं, किंतु मक्का में कल्ले, सभी अनाजों में कल्ले फूटते हैं, पर किस अनाज में कल्ले नहीं फूटते? तो उत्तर क्या लगाना है? मक्का। तो पहली अवस्था हो गई सीआरआई, दूसरी हो गई कल्ले फूट। अब जब कल्ले फूटते हैं तो बहुत सारे तने निकल जाते हैं। कल्ले फूटने के लिए नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट तत्व है, अगर नाइट्रोजन नहीं देंगे तो कल्ले कम फूटे। फिर कल्ले जब वृद्धि करते हैं, जब पौधा लंबाई में बढ़ जाता है तो उसमें गांठें फूलने लग जाती है ना? तो उसको कहते हैं गांठें बनना, ज्वाइंटिंग अवस्था। तो अभी अपने पास 3 अवस्था हो गई। पहली अवस्था तो क्या कहलाएगी? सीआरआई अवस्था। दूसरी अवस्था क्या कहलाएगी? कल्ले फूटना। तीसरी अवस्था क्या कहलाएगी? गांठें बनना। याद हुई कि नहीं हुई? अब तीसरी कौन सी है? तो गांठें बनने से पहले वाली अवस्था क्या हो गई? और कल्ले फूटने से पहले वाली क्या हो गई? तो सीआरआई और गांठें बनने के बीच की अवस्था का नाम क्या है? कल्ले फूटना। और कल्ले किसमें नहीं फूटते हैं?
कल्ले फूटने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। वेरी गुड। अब ये तीन कहलाती है वृद्धि वाली अवस्था। क्या कहलाती है? बाकी की तीन कहलाएगी उत्पादन अवस्था, जैसे बालियां बनना, बालियों के अंदर दूध जैसा पदार्थ बनना, और वो दूध जैसा पदार्थ का कठोर होकर दाना बन जाना, इसको अपन कहेंगे ईयर इमरजेंस, या बालियां निकलते समय, दाने की दूधी अवस्था, और दाना कठोर होते समय। याद रहेगा? तो जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाई, ये मामला स्लिप हो गया और इतना इतना याद रहा। तो ये एक तरीका है पढ़ाने का। पर ये कब काम में आता है? जब सिर्फ बच्चों को अच्छा महसूस कराना है, पढ़ाना वढ़ाना कुछ भी। तुम बताओ, अगर एक पूरा लेक्चर में इतना ही पढ़ाऊंगा तो 100 लेक्चर में कितना पढ़ा लूंगा? इतना सा। बच्चा तो पूरा सेटिस्फाइड रहेगा कि यार सर भयंकर पढ़ाते हैं, यहीं का यहीं याद भी हो, यहीं क्या याद, 10 ही लाइन पढ़ाई एक लेक्चर में तो याद हो गया। अगर 100 पढ़ाई तो फिर 20 ही याद होएगी, तो पहले से तो डबल याद हो जाएगी। पर ऐसा लगेगा कि 80% मैटर याद ही नहीं हो रहा है यार। तो दो तरह की पढ़ाई होती है, एक उल्लू बनाने वाली पढ़ाई जिसमें बच्चे को बहुत मजे आते हैं, टीचर को भी बहुत मजे आते हैं, पर वहां फाइनल का रिजल्ट जो है वो ठीक नहीं आ पाता है। दूसरा तरीका वो है कि जिसमें मैटर सब पढ़ा दो, ट्रिक बता दो, टेक्निक बता दो, जिसको जितना कैपेसिटी है वो उतना उसमें से पढ़ ले और पूरे में से पूरे नंबर ले आए। तुमको कौन सी विधि पसंद है ये बताओ? विधि तो यही अच्छी लगती है, मजे आ जाते हैं। बोले देखो आपने 3 लाइन बताई, तीनों ही याद, कहीं से ही पूछ लो आगे से पीछे। पर ये ज्यादा मैटर कवर नहीं कर पाते हैं फिर अपन, है ना? मैटर काटना पड़ता है फिर नोट्स उठा के देखेंगे तो यूं एग्रोनॉमी खत्म हो जाएगा। तो अपन चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पढ़े। चलो, तो ये 6 अवस्थाएं लिख ली। जो में 2 ही अवस्था है, बुआई के 30 दिन बाद और दाना भरते समय। ठीक है। सब घर की रौनक बढ़ाना, दीवार को जो सजाना। डबल एओ का एग्जाम अक्टूबर में है, एओ का एग्जाम 20 तारीख को है, यानी परसों। हाँ यार, मुझे पेपर देने जाना चाहिए क्या? है? नहीं जाऊं? सोचना पड़ेगा यार इसके बारे में। तुम सोच रहे हो भारी आम यार, परसों पेपर है, आज सोचेंगे? आज नहीं सोचेंगे, कल सोचेंगे रात को 10 बजे बाद। पूछ क्यों? क्योंकि कल तो लाइव जाना पड़ेगा यूट्यूब पे शाम को।
हेलो। और खा लो एसी की हवा। नजर लग गई मेरी, मेरा पंखा चल रहा है। लिखो जल्दी। यार ये रॉयल वाले भी ना बिल्कुल खराब है। फिर लाइट आ गई कहाँ से? नहीं नहीं यार। जाओ। यस। कौन सा टॉपिक? ये वाला? टॉपिंग मतलब खोपड़ी तोड़ना, मैं सब समझाऊंगा, अभी तुम देखो तो सही। अभी तो तंबाकू पूरा पढ़ना ही बाकी है तुम्हारा। तुम भी कमाल करते हो यार। टॉपिंग क्या है? लिख लिया बेटा? लिखो रे यार। लिख लिया? अ, चलो। ये 10 ही फसलें हैं क्या? हम्म। 10 ही है। चलो। अब अपने को देखना है गेहूं की अवस्था है। टाइम कितना हो गया रे? अरे यार।
51 400 97 50 97 50 1750 9000 11,000 11,600 11,700 11,800 800 12,600 12,600 13,600 14,000 16,300 12,500 चलो अब आगे कल पढ़ेंगे फिर और क्या। ओए